नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 टॉपिक्स है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। एक है हमारा त्रिकोणमिति रेशियो, एक है हमारा विशिष्ट कोणों का अध्ययन, उसके बाद हमारा सौर समीकरण से टॉपिक दिया है, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या कहलाता है, उसके बाद एक-एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो देखिए त्रिकोणमिति 3 वर्डों से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ठीक, तो यहाँ पर त्रि का मतलब 3 हो जाता है और कोण का मतलब कोना या कोण होता है, एंगल होता है या कोना होता है, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 3 कोना हो, यानी कि त्रिभुज जिसे कहते हैं, इसमें 3 कोना होता है। तो यानी कि त्रिभुज का अध्ययन, उसका मापना, मापना मतलब अलग अलग भुजाओं का माप, अलग अलग कोणों का अध्ययन, अलग अलग कोणों का अध्ययन, आपस में उनके क्या संबंध है, इन सब के बारे में जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग तीनों कोण, 3 कोण और 3 भुजाओं के आपस में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति में हमको केवल त्रिभुज से संबंधित जितने भी फार्मूला है, सूत्र है, उसको अध्ययन करना है। अब आइए देखते हैं आखिर त्रिकोणमिति का वास्तविक जीवन में क्या संबंध है। आखिर हम लोग त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा, उसकी सहायता से हम अपने जीवनचर्या को कैसे आसान बना देंगे उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, ये एक टावर है, ठीक है। या ऐसा टावर देखे होंगे, या ये पेरिस का या टावर है, इसकी मान लीजिए ये अलग अलग ग्रह की दूरी है। तो हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से इनकी हाइट अगर ज्ञात करना होगा तो इजीली हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ये टावर है, अगर आपको हम कह रहे हैं कि इसकी हाइट ज्ञात करना है, तो ये आपको हाइट ज्ञात करने के लिए आपका पहला ऑप्शन ये है कि एक व्यक्ति को एकदम टावर के टॉप पे पहुंचाएंगे और एक व्यक्ति नीचे रहेगा, और हम लोग टेप की सहायता से उनके हाइट को हम लोग माप सकते हैं। लेकिन अगर अगर हम आप त्रिकोणमिति सही से अध्ययन कर लेंगे तो आपको उस टावर पे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एंगल की सहायता से और उनके आपस में भुजाओं के रिलेशन से ही क्या करेंगे, उनकी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये मान लीजिए टावर है, ठीक है, यहाँ पर आपको टावर दिख रहा है। अब टावर की हाइट आपको ज्ञात करना है, तो पहला ऑप्शन तो आपको पता है, वो हर कोई कर लेगा। लेकिन अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो उसकी सहायता से आपको ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टावर के जो एकदम तल है वहां से पीछे की ओर आपको आते जाना है, ठीक है। मान लीजिए आप ही हैं, उसकी हाइट ज्ञात कर रहे हैं, और आपको एंगल जो मीटर होता है, जो एंगल नापता है, उसकी सहायता से पीछे आते हुए रहना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से हम जब ऊपर टावर के शीर्ष पे देख रहे हैं तो हमारा एंगल कितना बनना है, 45 एंगल, यानी 45 एंगल बनना है। और जहां पर 45 एंगल बनेगा वहीं आपको रुक जाना है, और रुक जाने के बाद टावर का जो एकदम तल है, नीचे वाला पॉइंट, और जहां पर आप रुके हैं, उन दोनों का बीच का दूरी आप ज्ञात कर लेंगे। वही हमारा क्या होगा, टावर की हाइट होगा। कब, जब आपका एंगल 45 होगा। तो यही हमारा क्या है, त्रिकोणमिति की सहायता से इजीली ज्ञात कर लेंगे। अब मान लीजिए बिना त्रिकोणमिति का उपयोग किए आप क्या करेंगे, टावर के हाइट पे जा रहे हैं, और उसके बाद नीचे से आप टेप की सहायता से ज्ञात करें। मान लीजिए टावर बहुत खतरनाक जगह पे है, मान लीजिए कोई गिर गया या कुछ चोट लग गया, तो चोट लगने की डर रहता है। लेकिन ऐसा अगर आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली बिना उस पे चढ़े ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार ये मान लीजिए पेरिस है, इसकी हाइट ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की सहायता से मैंने अभी बताया क्या कर सकते हैं। इंगली एक त्रिभुज, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ पर एंगल ले लेंगे, और ये वाला दूरी, आप नीचे वाला तो दूरी आराम से ज्ञात कर ही सकते हैं, उसकी सहायता से इसकी भी हाइट ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए अलग अलग ग्रह है, तो अलग अलग ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है। सूर्य से मान लीजिए चंद्रमा है, उसके बीच की दूरी आप सुने होंगे, या सन है, सन है, या अलग अलग ग्रह यहाँ पर दिख रहा है, तो इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आप तो टेप से भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आप सुने होंगे कि सन से लेकर अर्थ की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। तो आखिर
कैसे है, आखिर कैसे ज्ञात किया गया है, तो वो हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति की सहायता से ही अलग अलग, मान लीजिए यहाँ पर 3 ग्रह है, तीनों ग्रहों का आपस में अलग अलग एंगल निकाला जाता है और उसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष की दूरियां भी हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, मान लीजिए अलग अलग ये आपका रोड लाइट लगा हुआ है, तो मान लीजिए इसकी हाइट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये रोड लाइट का रोड लाइट का जो है हमको, ये जो लगा है खंबा, उसकी हाइट ज्ञात करना है। तो ये पेपर में भी बहुत यहाँ पर पूछा जाता है खंबा से, इसीलिए मैंने ये ले लिया यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर आप रोड पे आप खड़े हैं, आपसे कह दीजिए कि इसका हाइट ज्ञात करो, तो खंबा तो पतला है, तो आप सीढ़ी लगा के टेप लगा के नापेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी त्रिकोणमिति की सहायता से टावर से कुछ दूर जाके खड़े हो जाएंगे और वो दूरी ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद एंगल नाप लेंगे 30, 45, 60, और वो एंगल की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, टावर को भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी दूरी हम लोग इजिली त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और भी इसका त्रिकोणमिति का उपयोग है, वेव वो है, उसकी स्पीड अलग अलग है, वो आगे चल के जब 11th 12th में जाएंगे तो वो जानेंगे, अवकलन समाकलन जब पढ़ेंगे तो। यहाँ पर फिलहाल आपको यही दूरी के बारे में उपयोग इसका जानना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं कि हमारा त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। वहीं से हमारा एक एक फार्मूला बनता है, त्रिकोणमिति के बारे में तो जान ही गए, अब एक एक फार्मूला कैसे जनरेट होता है, कहाँ कहाँ से एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला बनेगा, एक एक फार्मूला को सिद्ध करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ पर देखिए पहला वर्ड आपको दिख रहा है अनुपात, ठीक है। एक है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। तो अनुपात रेशियो से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि कोई ना दो भागों का क्या है, आपस में रेशियो निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज दिया है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी दिया है, ठीक। अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग जो त्रिभुज लेते हैं वो हमारा समकोण होता है, यानी 90 एंगल वाला होता है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इनका नाम तीन भुजा दिया है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। तीन भुजा है, तीन आपका एंगल है, एक एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, राइट ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 90 एंगल का जो कोण है, तो सबसे पहले यहाँ पर 90 एंगल के जो सामने वाली जो भुजा होती है, अलग तीन भुजा है, तीनों भुजाओं का नाम हम लोग देते हैं। तो याद रखें, जो भी 90 एंगल वाली सामने भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो भुजा बचा, तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग माप होता है। जैसे मान लीजिए हमने एंगल सी लिया, तो एंगल सी लिया तो इसके इस कंडीशन में हमारा जो लंब होगा क्या होगा, ए बी भुजा होगा। ए बी भुजा हमारा क्या होगा, लंब होगा, और बीसी भुजा हमारा क्या होगा, आधार होगा। यही पॉइंट बच्चे ज्यादातर गौर नहीं कर पाते हैं। देखिए ये त्रिभुज में हमने नामकरण कर दिया, ये वाला 90 एंगल हो गया, ये वाला कोण सी के लिए हमारा लंब भुजा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये जो बीसी भुजा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार करेंगे। सेम हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए एक त्रिभुज है, अब इसका भी नाम सेम रखते हैं, ए बी सी, और ये वाला जो एंगल है हमारा ये कितना है, 90 है। तो हमने बताया कि 90 की सामने वाली भुजा तो हमारा कर्ण होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एंगल सी लिया है, अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि एंगल ए के लिए ज्ञात करना है, तो एंगल ए के लिए हम लोग जब ज्ञात करेंगे, तो एंगल ए के लिए जब हम एंगल ए के सामने वाली जो भुजा होगी, कोई भी एंगल हमको ज्ञात करना है, ए से ज्ञात करना है, तो उसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब लंब हमारा क्या हो गया, बीसी भुजा हो गया, इसमें आधार है। अब ये ए बी भुजा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तीन भुजा रहता है, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। आगे भी देखेंगे जब फार्मूला आएगा तो कैसे अलग अलग एंगल के लिए कैसे हम लोग मान निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात उसे कहते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं को क्या करते हैं, अनुपात करते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो अगर तीन भुजा है तो आपस में दोनों भुजाओं को दो भुजा एक बार में लेके और अनुपात निकालेंगे तो टोटल हमारा 6 अनुपात बनेगा। एक अनुपात क्या बनेगा, आधार का, एक आधार बट्टा कर्ण का बनेगा, एक लंब बट्टा कर्ण का बनेगा, और एक आधार बट्टा लंब का, इन्हीं का तीन और उल्टा बन जाएगा। यानी टोटल हमारे 6 ही अनुपात बन सकते हैं। तो सबसे पहले पहला जो अनुपात होता है लंब
बटा कर्ण का अनुपात ले लेते हैं। अब ये लंब, मान लीजिए लंब, कर्ण का मतलब, कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर ए और सी के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंब बटा कर्ण, यानी लंब भुजा की जो भी हाइट दिया है, मान लीजिए हमारा ये 5 मीटर दिया है। ठीक है, ये हमारा लंब 4 मीटर दिया है और ये हमारा 3 मीटर दिया है। ठीक है, तो ये भुजाओं की माप है, यानी लंब कितना है हमारा यहाँ पर 4 है, कर्ण कितना है 5, यानी 4/5 ये हमारा मान हो गया। तो इनके मान को, यानी लंब का जो भी वैल्यू है और कर्ण का जो भी वैल्यू है, उनका जो अनुपात होता है वो हमारा साइन थीटा कहलाता है। ठीक है, यानी साइन थीटा को हम लोग कहते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक उसी प्रकार आधार का कर्ण से जब करेंगे, जब आधार वाला जो भुजा है और उसको हम लोग जब कर्ण से अनुपात करते हैं तो वो हमारा कॉस थीटा कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग आपस में जब लंब का आधार से करते हैं, जब हम लोग लंब का आधार से जब रेशियो निकालते हैं तो उस वाले भुजा को हम लोग नाम दे देते हैं, जब आपस में जो भी मान आएगा उसको हम लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार अब 3 तो भुजा हो गया डायरेक्ट, अब इसी को उल्टा हो जाएगा। देखिए अब ये लंब बटा कर्ण है, तब इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा, यानी अब जब कर्ण को आधार से भाग देंगे, कर्ण को लंब से जब भाग देंगे तो ये हमारा कोसेक थीटा कहलाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा। उसी प्रकार जब हम कर्ण वाली भुजा को आधार वाली भुजा से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा या इस प्रकार के मान को हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। ये किसके उल्टा है, ये कॉस थीटा के उल्टा है। और एक भुजा लास्ट जो हमारी बच रही है, इसके उल्टा होगा ये वाला लंब बटा आधार, यानी जब हमारा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, tan नहीं सॉरी कॉट थीटा कहते हैं। ठीक है, ये tan के उल्टा होता है। तो टोटल हमारा कितना मान हो रहा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो यही हमारा क्या है, 6 टोटल हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अगर पेपर में पूछे कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, तो ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कैसे होता है, दो भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग भुजा है, लंब कर्ण आधार, तीनों को जब आपस में दो दो भुजा लेकर जब रेशियो निकालते हैं तो तीनों का नामकरण होता है। तो यहीं से हमारा क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग थीटा का क्या हो गया, वैल्यू ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर अगर इसको याद करना है, ये तो 6 आपका फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, इसका याद करने का भी बहुत सारे ट्रिक है, जिसमें से एक ट्रिक आपका आता है लाल बटा कक्का। ये ट्रिक यहाँ बहुत उपयोग किया जाता है। एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, ए से होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो ये देखिए पहला नंबर जो रेशियो बनना है, लंब बटा क्या बनना है, कर्ण का बनना है। ये देखिए पहला नंबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण किसको है, किसका है, साइन थीटा का, ये पहला नंबर का है। ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है, ये किसका है, आधार बटा कर्ण, ये किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। फिर ये तीसरा नंबर आपको एक रेशियो दिख रहा होगा, एल के नीचे क्या है, ए है, तो लंब बटा आधार, ये किसका हो जाएगा, tan थीटा का। यानी 1 2 3 जो होता है, पहला नंबर होता है साइन थीटा का, इसे याद रखना है। दूसरा नंबर होता है कॉस थीटा का और तीसरा नंबर tan थीटा का होता है। अब ठीक उसी प्रकार नीचे से उल्टा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग लिए, अब मान लीजिए चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर के बटा एल हो जाएगा, होगा के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब, ये किसका होता है, कोसेक थीटा का होता है। उसी प्रकार ये 5 नंबर देखिए, के अपान ए कर्ण बटा आधार, ये किसका होता है, सेक थीटा का होता है। उसी प्रकार 6 नंबर आपका दिया है आधार बटा लंब, ये हमारा कॉट थीटा का हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाल बटा का याद कर लेंगे, और क्रम याद रहता है, ये साइन होता है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, इन्हीं का तीनों का उल्टा आप याद कर लेंगे तो इजीली आपका कभी भी नहीं भूलेंगे कि आधार बटा लंब किसका होता है, कर्ण बटा आधार किसका होता है, आराम इजीली से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये बताइए चौथा नंबर आपका किसका हो जाएगा, सेक, साइन का जो उल्टा होता है, जो साइन का उल्टा होता है वही उसी का होता है, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये कोसेक थीटा का है। 5वां नंबर आपका सेक थीटा का है और 6वां नंबर आपका किसका है, कॉट थीटा का है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक्स के सहायता से आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कोई पूछे कि व्हाट इज त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ये है दो भुजाओं के, त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जो हमारा टोटल 6 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेक सेक और
कॉट थीटा। ठीक है, अब आइए इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कैसे इसको। सबसे पहले तो इसका अध्ययन करते हैं, इसके पहले हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय जान लीजिए, उसके बाद हल क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। एक होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसकी सहायता ये भी उपयोग यहाँ पर होता है। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, कोई भी हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसको याद रख रहिएगा, कोई भी हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो हमारा जो कर्ण भुजा होता है और जो मान लीजिए हमारा लंब है एंगल ए के लिए, और ये हमारा क्या है, आधार है। अब कहेंगे कि ये वाला लंब ही याद है, देखिए एंगल ये है ना, ए से लिए है तो लंब हमारा हमेशा आधार होगा, अरे उसके सामने वाले यानी बीसी होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि आधार का जो स्क्वायर होता है, आधार का जो स्क्वायर होता है और लंब का जो स्क्वायर होता है, लंब का जो वैल्यू दिया होगा, कभी भी ना कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे उसके मान के हमेशा बराबर होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। यानी आधार को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, तो ए का स्क्वायर एल का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, के स्क्वायर के बराबर होता है, के यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका उपयोग त्रिकोणमिति में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। इसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है तो आपका त्रिकोणमिति अनुपात से ही यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग करना है। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है एबीसी जो राइट एंगल है यानी समकोण है, तो उसमें ए जी कौन समकोण है, बी नंबर आपका समकोण है। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी का मान दिया है 24, बीसी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो। दूसरा नंबर कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी। देखिए यहाँ एंगल अलग अलग दिया है ना, एक एंगल यहाँ साइन ए के लिए बोल रहा है और नीचे वाला सी के लिए बोल रहा है, अलग अलग वैल्यू दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए, इसका नाम रख देते हैं ए, बी हमारा समकोण है और सी हमारा ये। तो अब ये तो भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले एंगल ए के लिए निकालते हैं, तो एंगल ए के लिए निकालेंगे तो ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा कर्ण तो ये है ही, और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया है, क्या दिया है कि ए बी का वैल्यू 24 है, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यानी ए बी का वैल्यू ये वाला वैल्यू आपको 24 दिया है, यानी आधार का वैल्यू दिया है और लंब का भी वैल्यू आपको दिया है 7। ठीक है, तो कह रहा है तो अब यहाँ पर आपको कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर आपको पता है कि आधार का जब स्क्वायर करेंगे और लंब का जो स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू हमेशा हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो के स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो आधार यहाँ पर दिया है 24 दिया है, तो 24 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसी प्रकार 7 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा के का स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर यानी कि आपका 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 625 आएगा। अब ये हमारा 625 जो होता है, के का स्क्वायर का मान आया है 625, तो के का मान हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 आ जाएगा। यानी 625 का मान कितना होता है, 25 का मान होता है। यानी के का मान यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल दिया 25। ए का वैल्यू 24 आ गया, एल का वैल्यू 7 दिया ये। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आधार दिया है एंगल ए के लिए, आधार की वैल्यू दिया है 24, लंब की वैल्यू दिया है 7, कर्ण की वैल्यू दिया है, अभी हमने निकाला 25, तीनों वैल्यू निकल गया। तो अब आराम से निकाल सकते हैं साइन ए का मान। ये बताइए, साइन ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ए का फॉर्मूला हमने बताया, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब हमारा कितना दिया है बाबू, 7 दिया है, कर्ण कितना दिया है, 25 दिया है। यही हमारा क्या हो गया, साइन ए का मान हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर क्या कह रहा है, cos a का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए cos a इक्वल टू हमने अभी आपको बताया आधार बटा कौन होता है। आधार आपका वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है, तो ये हो जाएगा 24। कौन की वैल्यू हमने अभी निकाला 25, यानी ये हमारा हो जाएगा cos a का मान। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वैल्यू ज्ञात हो गया, साइन ए का वैल्यू ज्ञात हो गया, cos a की वैल्यू ज्ञात हो गया। उसी प्रकार देखिए एंगल जब सी की बात करेगी तो एंगल सी के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगल सी के लिए हमको अब लंब और कोण अलग अलग मान बदल जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए कैसे इसका मान निकालेंगे। देखिए अब एंगल सी के लिए कह रहा है तो त्रिभुज सबसे पहले एक और बना लेते हैं। अब एंगल तो अलग हो गया, अब एंगल सी के लिए बोल रहा है ए बी सी, ये तो हमारा समकोण है, तो ये वाला भुजा तो हमारा कोण रहेगा ही, इसका वैल्यू हमने अभी निकाला 25। अब एंगल सी के लिए बीसी वैल्यू आपका ये 7 दिया ही है, ठीक है, और ये हमारा 24 दिया है ए बी भुजा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एंगल सी के लिए कह रहा है, तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये वाला चीज आधार हो जाएगा। हमने बोला ना जिस एंगल के लिए निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा सी के सामने वाली भुजा एल हो लंब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए के सामने वाला लंब यहाँ पर 7 था, यहाँ पर लंब अब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि क्या है दिया है, लंब की वैल्यू कितना दिया है 24 दिया है, आधार की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, हमने कोण भी निकाला 25, किसके लिए, एंगल सी के लिए। अब यहाँ पर हमने एंगल ए के लिए निकाला तो ए का वैल्यू 24 था, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अब 7 हो जाएगा। तो अब आराम से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू निकालना, मान लीजिए साइन सी का पहला पूछ रहा है, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा कोण, लंब यहाँ पर से निकाल लेंगे वैल्यू 24 बटा में कोण की वैल्यू हमने निकाला 25, कोण की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार आराम से आप बता सकते हैं cos c का मान, cos c इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कोण। इसको कमेंट में बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कोण से अलग अलग कोण दिया है, ए दिया है, सी दिया है, तो उसकी मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन था, ये हमारे एक्सरसाइज 8.1 का था। अब धीरे धीरे एक एक एक्सरसाइज का सभी सवाल हम लोग लाएंगे, इंपोर्टेंट सवाल लाएंगे, और आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि हम लोग ये त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसका कहाँ हम लोग वास्तविक जीवन में उपयोग करेंगे। चलिए शुरू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।